डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव मार्केट क्लास एडवार से आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो को लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो जो है उसका संबंध है लोक नृत्य और त्यौहार से। एक वीडियो हमने शास्त्रीय नृत्य से संबंधित देखा था, तो यहाँ पे ये लोक नृत्य है और कुछ त्यौहार भी इसमें शामिल हैं। तो लोक नृत्य और त्यौहार से संबंधित वीडियो है। जैसा मेरी आदत है, वीडियो आपको थोड़ा लंबा मिलेगा क्योंकि मैंने हर एक फैक्ट को इसमें समेटने का प्रयास किया है। काफ़ी गहराई से मैंने इसको देखा है, हर एक फैक्ट को मैंने इसमें डाला है। और साथ ही साथ उस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ प्रश्नों को डाला है ताकि इसको देखने के बाद आप इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कुछ जब मैं शुरू में प्रश्नों को डालता था तो कुछ लोगों का कहना था कि सर प्रश्न को अंतिम में डाला कीजिए, इसलिए मैंने प्रश्न को आज लास्ट में रखा है। टोटल 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये काम होगा कि आप इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही ढंग से बना पाते हैं। जितनी गहराई से वीडियो को देखिएगा उतनी ही अच्छे ढंग से प्रश्न आपसे बनेंगे। तो समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फैक्ट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्यौहार। भारत में सैकड़ों लोक नृत्य हैं। एक वीडियो में समेट पाने का मतलब है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं लोक नृत्य का और सारे लोक नृत्य को एक वीडियो में समेटने का प्रयास करूं, तो मेरा मानना है कि अगर गहराई से वीडियो बनाया जाए लोक नृत्य से संबंधित, जिस तरह से पूछा जाता है एनडीए में, सीडीएस में या अन्य एग्जाम में, यूपीएससी लेवल का, तो हमको लगता है कि लोक नृत्य का ही वीडियो कम से कम जाएगा 7-8 घंटे का, उससे कम का वीडियो होने वाला नहीं है। और अगर सिर्फ एक लाइन में समेट दिया जाए सारे लोक नृत्य को, तो वीडियो लगभग आपका आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा में समाप्त हो जाएगा। तो आज टोटल 10 लोक नृत्य हैं। पार्ट 1 है ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य एवं त्यौहार का, ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने 10 लोक नृत्य को समेटने का प्रयास किया है। हालांकि 10 लोक नृत्य में एक त्यौहार भी है। तो इस तरह से ये करीब 4-5 खंडों में ये वीडियो आएगा, तब जाकर लोक नृत्य वाला टॉपिक आपका क्या होगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहू, ध्यान दीजिएगा। बिहू, ये बिहू लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, कहाँ के लोग बिहू जो है इसको मतलब मनाते हैं, इस लोक नृत्य को करते हैं, किस राज्य में यह प्रचलित है बिहू लोक नृत्य? तो बिहू लोक नृत्य है जिसका प्रचलन कहाँ पे है? असम में है। आपको एकदम ध्यान में रखना होगा कि किस राज्य में यह प्रचलित है, तो असम में प्रचलित है। बिहू की सबसे बड़ी खासियत है कि एक वर्ष में ये 3 बार मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से निकलता है कि एक वर्ष में 3 बार ये बिहू को मनाया जाता है ना। 3 बार इसका आयोजन होता है, तीनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तीनों बिहू का ही पार्ट है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बोहाग बिहू। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू को एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम है रोंगाली बिहू, है ना। तो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या देखते हैं हत बिहू, है ना। तो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या हत बिहू, ये चैत्र महीने, अगर हिंदी महीने से बात किया जाए तो चैत्र महीने या बैसाख महीने के संक्रमण काल में मनाया जाता है। संक्रमण काल का मतलब ये हुआ कि इसकी अगर तिथि की बात की जाए तो एक निर्धारित तिथि नहीं होती है कि हाँ उसी तिथि को मनाया जाता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चैत्र महीना समाप्त होने वाला रहता है और बैसाख महीना आने वाला रहता है ना। तो यह त्योहार चूंकि एक दिनों का नहीं होता है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि चैत्र महीने के लास्ट में और बैसाख महीने के प्रारंभ में, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया संक्रमण काल, अर्थात चैत्र महीने तथा बैसाख महीने के संक्रमण काल में मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर अंग्रेजी महीने में बात किया जाए, जैसे चैत्र और बैसाख में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो अगर अंग्रेजी महीने की बात की जाए तो अप्रैल महीना में मनाया जाता है। किस महीने में? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और अगर 2023 की बात की जाए, वर्ष 2023 में जो बीत चुका है, तो वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी कब से? 14 अप्रैल 2023 से, है ना। तो 14 अप्रैल 2023 से वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। यह धान के फसल की खेतों की बुआई के पहले मनाया जाता है। आपको पता है कि धान के फसल की अगर बुआई की बात की जाए तो जुलाई तक आ जाता है ना। तो उसके पहले ये मनाया जाता है। कौन सा बिहू? बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है कि यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। जो असम में नववर्ष होता है, तो उस नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक आपका होता है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या हत बिहू, है ना। तो बिहू 3 बार मनाया जाता है और उस 3 बार में हमने सबसे पहले किस बिहू को देखा? तो हमने सबसे पहले बिहू को देखा बोहाग बिहू, है ना।
बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू ध्यान दीजिएगा, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या हत बिहू, है ना। ये मुख्य रूप से अंग्रेजी महीने की बात की जाए तो अंग्रेजी महीने में किस महीने में, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और 2023 में ये 14 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। धान के फसल के खेतों की बुआई के पहले इस त्योहार को मनाया जाता है और यह असमिया नव वर्ष के शुरुआत का क्या है, प्रतीक है। तो एक बिहू तो हमने देखा, टोटल बिहू की संख्या कितनी है, तो टोटल बिहू की संख्या है 3। अब देखते हैं दूसरा बिहू कौन सा है, तो दूसरा बिहू है कोंगली बिहू। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बिहू जो है वो है कोंगली बिहू, एकदम अच्छे से समझिएगा, कोंगली बिहू या काती बिहू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई वर्ड गलत लिखा हुआ नहीं है। अगर ये लग रहा होगा कि कार्तिक क्या है, तो चूंकि ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है इसी वजह से इसे काती बिहू भी कहा जाता है। तो कोंगली बिहू या काती बिहू, है ना। तो कार्तिक महीने में, और आपको पता है कि जो कार्तिक महीना होता है बिहार के लिए तो काफी महत्वपूर्ण होता है ये महीना, क्योंकि कार्तिक महीने में ही छठ पर्व का आयोजन होता है। तो अगर कार्तिक महीने की बात की जाए तो सामान्यतः हम देखते हैं कि या तो अक्टूबर में भी हो सकता है या ये नवंबर में भी हो सकता है। तो सामान्यतः ये कोंगली बिहू जो है अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है। तीसरा जो बिहू है बाबू, जो तीसरा बिहू है, ये तीसरे बिहू का नाम है भोगाली बिहू या माघ बिहू। तो जैसा देख रहे हैं आप माघ बिहू, तो जाहिर सी बात है ये माघ महीने में मनाया जाएगा, है ना। तो इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। और यह कब मनाया जाता है, तो ये माघ महीने में, अर्थात माघ की बात की जाए और अंग्रेजी महीने से इसकी तुलना की जाए तो लगभग जनवरी में यह मनाया जाता है। यह सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। और इस समय तक धान के फसल घरों में क्या होते हैं, आ जाते हैं, है ना। धान के फसल कटकर घरों में आ जाते हैं। तो बिहू कितने प्रकार का, बिहू 3 प्रकार का। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या हत बिहू। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा, दूसरे नंबर पर हमने देखा कोंगली बिहू या काती बिहू। और तीसरे नंबर पर हमने देखा भोगाली बिहू या माघ बिहू, है ना। तो ये 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। पूरे वर्ष 3 बार मनाया जाता है बिहू को। अब देखिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न मैंने इसमें रखा है ना, बिहू से मैंने एक प्रश्न को रखा है। देखते हैं क्या प्रश्न में पूछा गया है। आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जरा सा एक बार हम लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यही प्रश्न आपके सामने है। निम्न कथनों पर विचार करें। बड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न मैंने रखा है यहाँ पर। निम्न कथनों पर विचार करें, क्या कह रहा है। नंबर पहला कथन क्या कहता है कि बिहू असम में प्रचलित एक लोक नृत्य है ना। बिहू असम में प्रचलित एक लोक नृत्य है। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार, इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। लग रहा है कि दोनों कथन शायद सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है ना। अब देखिए, तीसरा कथन क्या कहता है कि जनवरी महीने में बोहाग बिहू मनाया जाता है ना। अब देखिए कि जनवरी महीने में क्या सही मायने में बोहाग बिहू मनाया जाता है। अब बताइए कि उपरोक्त तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है। 1, 2 सही है, या 2, 3 सही है, या 1, 3 सही है, या अगर डी की बात की जाए तो डी ऑप्शन नीचे छिप गया है। अगर डी की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही। क्या लगता है, 1 सही है पूरी तरह से, 2 भी सही है पूरी तरह से। अब थोड़ा सा सस्पेंशन आपके मन में आ रहा होगा कि जनवरी महीने में बोहाग बिहू मनाया जाता है, कि जनवरी महीने में कौन सा बिहू मनाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। इसका आंसर यही होगा कि जो तीसरा कथन है, जो तीसरा कथन है कि जनवरी महीने में बोहाग बिहू मनाया जाता है, ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या हत बिहू किस महीने में मनाया जाता है, अंग्रेजी महीने में। तो ये होगा कौन सा महीना, ये होगा अप्रैल, है ना। तो अगर इस तरह से हम लोग इसको पढ़ें, गहराई से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो प्रश्न सारे बनेंगे, है ना। तो ठीक है, हमने बिहू को देखा। अब बिहू के बाद हम लोग आते हैं बड़े अच्छे त्योहार पे, और उस त्योहार का नाम है ओणम। ओणम अधिकांश लोगों को पता होगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है ना। और दक्षिण भारत में भी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है बाबू, तो ओणम दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ना। सामान्य लेवल का जब हम लोग एग्जाम लेते हैं तो यही प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। लेकिन जैसे ही प्रश्नों में गहराई आती है, तो प्रश्नों में जैसे ही गहराई आती है तो हमें और भी कुछ प्रमुख तथ्यों को देखना पड़ेगा ओणम से संबंधित। अब देखिएगा, यह ओणम
किस महीने में मनाया जाता है बाबू? तो यह ओणम कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, और इस ओणम को मनाए जाने का कारण क्या है ना? तो यह त्योहार केरल में भाद्र मास का मतलब क्या हुआ? हिंदी महीने की बात की जाए तो भादो, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना सावन और भादो, है ना, तो भाद्र मास में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात हो रही है ना, कि भाद्र मास में, है ना, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? ओणम। और ये ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ये कभी नहीं पूछेगा कि किस शुक्ल पक्ष में और किस तिथि को मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, लेकिन बस ये जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस त्योहार को मनाने का रीजन क्या है? तो इस त्योहार को मनाने का 2 रीजन है ना। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, और जिस राजा का नाम था बलि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस राजा का नाम था बलि, और ये राजा बड़े दानवीर थे। एक विष्णु भगवान 52 अवतार के रूप में अवतार लेते हैं, 52 अवतार, है ना। और कहा जाता है कि बलि के सारे जितना क्षेत्र अधीन था राजा बलि के अंतर्गत, वो सारे क्षेत्र को मात्र 3 पग में नाप लेते हैं। भगवान विष्णु मात्र 3 पग में 52 अवतार के रूप में इस बलि के सारे राज्य को नाप लेते हैं, और इसके बाद बलि का उद्धार करते हैं। तो केरल के लोगों में ये मान्यता है कि साल में एक बार राजा बलि आते हैं सबका हाल चाल देखने के लिए कि हमारे राजपाट के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। तो उन्हीं के आने की खुशी में, है ना, लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसी दिन राजा बलि आते हैं देखने के लिए कि हमारे राज्य में लोग कैसे रह रहे हैं। तो इसी खुशी में ओणम त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। एक दूसरा इसके साथ ये भी कहा जाता है कि किसान अच्छी फसल की कामना करने के लिए इसे मनाते हैं, है ना। किसान की ये मान्यता है कि अगर ओणम त्योहार को वो अच्छे से मनाते हैं तो पैदावार क्या होती है? अच्छी होती है ना। एक मान्यता तो किसानों के साथ जुड़ गई। दूसरी मान्यता मैंने आपको अभी बताया कि इसके साथ एक धार्मिक मान्यता भी है ना। धार्मिक मान्यता क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि केरल के राजा बलि के राज्य की जनता काफी सुखी और समृद्ध थी। भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आते हैं, और 3 पग में ही राजा बलि के पूरे राज्य को क्या करते हैं? माप लेते हैं। मात्र 3 डेग में माप लेते हैं, और इस तरह से राजा बलि का उद्धार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा बलि वर्ष में एक बार अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं, और उन्हीं के आने की खुशी और सम्मान में यह ओणम त्योहार क्या होता है? मनाया जाता है ना। तो इसका भी अपना एक रीजन है ओणम त्योहार को मनाने का। इस त्योहार के दिन लोग अपने घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं, है ना। और इसी ओणम त्योहार के शुभ अवसर पर केरल में एक नौका दौड़ का आयोजन भी होता है ना। ओणम त्योहार के अवसर पर केरल में प्रसिद्ध नौका दौड़ का भी आयोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई बुक जो रहेगा उस बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सर्प नौका दौड़। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्प नौका दौड़ का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नाव की जो संरचना होती है ना वो सर्प की तरह होती है ना। इसी वजह से इसे सर्प नौका दौड़ भी कहा जाता है। तो ये ओणम के त्योहार के अवसर पर ही मनाया जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फोटो को भी डाला है कि इसी तरह से ये मनाया जाता है ना। ओणम त्योहार के अवसर पर सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है केरल में, है ना। तो ये दूसरा हमने देखा, ये दूसरा जो देखा ये त्योहार था, ये लोक नृत्य नहीं था। पहले में हमने लोक नृत्य को देखा, है ना, और वो क्या था? बिहू था, है ना, बिहू। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका ओणम। क्या है? ओणम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाजोंग। ये हाजोंग क्या है बाबू, और ये कहाँ मनाया जाता है? हाजोंग। तो हाजोंग को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हाजोंग मेघालय में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह मेघालय में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। एकदम आपको याद रखना है, एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है कि हाजोंग कहाँ का लोक नृत्य है। तो हाजोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, तो हाजोंग आपका कहाँ का लोक नृत्य हो गया? मेघालय का लोक नृत्य हो गया। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये एक ऐसा नृत्य है ना जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ भाग लेते हैं। यह
जो नृत्य है यह भी फसल कटाई के ठीक पहले हाजोंग जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है ना। ये मेघालय में मनाया जाता है और यह नृत्य भी फसल की कटाई से ठीक पहले हाजोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में गारो और खासी पहाड़ियों पर निवास करती है ना। यह जो जनजाति है ये मुख्य रूप से मेघालय में गारो और खासी पहाड़ियों पर क्या करती है, निवास करती है। यह मेघालय में पाया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ना। यानी जो ये हाजोंग है, ये हाजोंग जो जनजाति है बाबू, यह मेघालय में पाया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और हाजोंग जनजाति की कुछ जनसंख्या बांग्लादेश में भी मौजूद है ना। तो ध्यान देना है, हमें 2-3 प्रश्न यहाँ से निकल रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये निकल रहा है कि हाजोंग जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो हाजोंग लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है हाजोंग लोक नृत्य, है ना। और यह जो नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। फसल कटाई के ठीक पहले हाजोंग जनजाति के लोगों के द्वारा इस नृत्य को क्या किया जाता है, मनाया जाता है ना। यह जो जनजाति है, जो हाजोंग जनजाति है, जो मुख्य रूप से मेघालय में गारो और खासी पहाड़ियों पर निवास करती है ना। और यह जनजाति जो है कुछ मात्रा में बांग्लादेश में भी क्या है, पाई जाती है ना। तो अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा जो क्या है, चौथे नृत्य का नाम क्या है, पोनुंग। ध्यान दीजिएगा, चौथा जो नृत्य है ये चौथा नृत्य का नाम क्या है, ये चौथा नृत्य का नाम आपका है पोनुंग, है ना। पोनुंग है ये नाम, है ना, पोनुंग। अब पोनुंग यह नृत्य है जो कहाँ मनाया जाता है, तो पोनुंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है, जिसका संबंध भी फसल से है। किससे है, फसल से है। फसल कटाई से ठीक पहले, ध्यान दीजिएगा, फसल कटाई से ठीक पहले आयोजित किए जाने वाले उत्सव में इस नृत्य को लोग करते हैं, है ना। ऐसी मान्यता है कि यह नृत्य अच्छी फसल और समृद्धि को लेकर के आएगा, है ना। ऐसी लोगों में मान्यता है कि यह नृत्य जब वो करेंगे तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा और उनकी समृद्धि भी बढ़ेगी, है ना। तो पानुंग भी है, जो पानुंग एक लोक नृत्य है और कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और इसका संबंध भी किससे है, तो फसल से है। फसल की कटाई से पहले इस नृत्य को लोग करते हैं, है ना, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पे जो नृत्य है उसका नाम है टप्पू। क्या नाम है, टप्पू। ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य का नाम है टप्पू। 5वें नंबर पे ये देखिए, ये नृत्य का नाम है टप्पू। अब ये टप्पू नृत्य कहाँ पर लोग करते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो नृत्य हम देख रहे थे ना, उसका संबंध कहीं ना कहीं फसल से था। और यहाँ पे साफ लिखा गया है कि टप्पू जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा ही किया जाता है, अर्थात इसमें महिला भाग नहीं लेती है ना। और ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को करने से गांव में बुरी आत्माएं नहीं आती है या गांव से बुरी आत्माएं दूर भाग जाती है ना। तो टप्पू नामक जो नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका फसल से कोई संबंध नहीं है ना। यह कैसा नृत्य है, तो यह नृत्य है जो एक युद्ध नृत्य है और इसमें सिर्फ पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को करने से गांव से बुरी आत्माएं क्या होती है, दूर भाग जाती है ना। तो ये था 5वां पॉइंट आपका। और 5वें नृत्य में हमने क्या देखा, टप्पू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बम्बू डांस, है ना, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही लोकप्रिय नृत्य है बम्बू डांस, है ना। और ये कहाँ पर बम्बू डांस किया जाता है बाबू, ये बम्बू डांस किया जाता है मिजोरम में। कहाँ का लोक नृत्य है, ये मिजोरम का लोक नृत्य है बम्बू डांस। और इसे एक नाम और दिया गया है, इस नृत्य को चेरब नृत्य भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे बम्बू डांस नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि चेरब नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो चेरब नृत्य या बम्बू डांस का संबंध मिजोरम से है। कहाँ से है, मिजोरम से। अब इस अगर फिगर को आप लोग देखोगे अच्छे से तो बाकी सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी, है ना, कि इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं। तो इस नृत्य में आप देखोगे, है ना, चेरब नृत्य या बम्बू डांस में आप गौर करोगे कि यहाँ पर नृत्य करने का काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर रही है ना। पुरुष नृत्य करने का काम नहीं करते हैं। पुरुष क्या करते हैं,
बांस को जमीन पर पकड़ते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉस के रूप में पकड़ते हैं, कभी सीधा पकड़ते हैं। और महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है। और महिलाएं इस तरह से नृत्य करती है कि कभी इनका पैर बांस के बाहर और कभी इनका पैर बांस के अंदर होता है ना। तो नृत्य कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं, पुरुष बांस को हिलाते हैं, है ना, और बांस पे ही ताल भी मिलाते हैं, है ना। यानी बांस को इस तरह से पुरुष बजाते हैं आपस में बांस को कि लगता है कि बड़ा ही एक अच्छा ध्वनि वहां से निकल रहा है। और उसी ध्वनि पर महिलाएं क्या करती है, डांस करती है ना। तो इसको आप लोगों ने समझा, इसका नाम हो गया बम्बू डांस, है ना। और बम्बू डांस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम क्या है बाबू, वो नाम है चेरब नृत्य, है ना। इसको हम लोग चेरब नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो मिजोरम में। अब देखिए बम्बू डांस, तो जाहिर सी बात है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के लिए बांस को जमीन पर क्षैतिज या क्रॉस रूप में रखा जाता है। ऐसे इस तरह से बांस को रखा जाता है ना, इस तरह से रखा जाता है। और इसको पुरुष जो होते हैं वो पकड़ करके हिलाते हैं और यहीं से ये ध्वनि भी निकालते हैं, है ना। तो इन बांसों को पुरुष नर्तक द्वारा पकड़कर लयबद्ध तरीके से हिलाया जाता है। साथ ही बांस को पुरुष द्वारा एक ताल के साथ बजाया भी जाता है। यानी बांस को इस तरह से आपस में टकराते हैं कि एक बड़ी अच्छी यहाँ पर ध्वनि निकलती है। और उसी पर महिलाएं क्या करती है, डांस करती है, नृत्य करती है ना। तो यह नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेती है, तो इस नृत्य में मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती हैं। चेरब नृत्य आपको एकदम याद रखना है, शायद बेम्बू डांस न पूछे, आपको डायरेक्ट पूछ दे कि चेरब नृत्य कहाँ पर किया जाता है, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये था आपका छठा पॉइंट, है ना। अब हम लोग सातवें पे आते हैं। सातवां क्या करता है, सातवां क्या है, सातवां में है याक चाम, है ना। याक चाम नृत्य एक लोक नृत्य है। और ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, और तो सिक्किम में एक जनजाति है और उस जनजाति का नाम है भोटिया, है ना। भोटिया भी हम लोग कह देते हैं, भोटिया, है ना। इसी जनजाति के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। किस नृत्य का, याक चाम नृत्य का। और आपको पता है कि जो याक है बाबू, ये जो याक है ना, ये याक है, ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक जीव है। और कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए इसका काफी महत्व है ना। तो इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए, इस याक नामक जीव के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, है ना, इस नृत्य को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और जो ये याक है, देखिए मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ ये देखिए, यही आपका याक है ना। हालांकि ये ओरिजिनल याक नहीं है, पुरुष नर्तक ही याक की वेशभूषा बनाते हैं, है ना। तो इसके प्रति सम्मान अपना प्रदर्शित करने के लिए इस नृत्य को ये लोग करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा जानवर होता है ना याक, जिसका चमड़ा बड़ा मोटा होता है। इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है पहाड़ों में। इससे दूध की प्राप्ति होती है जो मादा होती है, इससे मांस की प्राप्ति होती है, इससे ऊन की प्राप्ति होती है। और इन तीनों के अलावा ये भार ढोने में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जीवन को सरल बनाने में याक का बड़ा ही महत्व होता है। और इसी महत्व को रेखांकित करते हुए यह नृत्य मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है याक चाम नृत्य। और ये याक चाम नृत्य कहाँ पर किया जाता है बाबू, तो ये याक चाम नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ पर, सिक्किम में। और किस जनजाति के द्वारा, भुटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, जरा सा इसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। याक चाम एक पहाड़ी, याक चाम नृत्य एक पहाड़ी लड़के और उसके सबसे बड़े सहारे घरेलू याक की कहानी करता है। ठीक है, यह नृत्य उस लड़के और एक याक के बीच भावनात्मक रिश्ते को प्रदर्शित करता है ना। यह नृत्य भुटिया लोगों द्वारा एक याक को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देने और उनकी कहानी को साझा करने के लिए किया जाता है। मैंने बोला ही आपको शुरू में कि यह नृत्य यह रेखांकित करता है कि पहाड़ी जीवन में इस याक का कितना ज्यादा महत्व है उन लोगों के लिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, यह नृत्य काफी ऊर्जा के साथ किया जाता है ना। यह जो नृत्य है बाबू, ये काफी ऊर्जा के साथ किया जाता है, यानी इसमें ऊर्जावान रहना पड़ता है नर्तक को हर समय, है ना। क्योंकि याक की भूमिका भी वही निभाते हैं
तो यह नृत्य काफी ऊर्जा के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें याक की वेशभूषा धारण करना और साथ ही उसके क्रियाकलापों को प्रदर्शित करना एक कठिन कार्य होता है ना। तो ये कठिन कार्य है, इस वजह से काफी इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे मैंने याक के बारे में भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। याक एक पहाड़ी जीव है तथा इसका प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। यह ऊन, दूध और मांस की दृष्टि से उपयोगी तो होता ही है, साथ ही इसका प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए भी किया जाता है। भूटिया समुदाय के लोगों की आजीविका का यह एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। और इसी जीव के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इस नृत्य का बाबू आयोजन होता है। और कहाँ पे आयोजन होता है, किस राज्य में आयोजन होता है, तो यह आयोजन होता है कहाँ पर, सिक्किम में, है ना। तो ये था आपका 7वां, और 7वें में हमने क्या देखा, कौन सा नृत्य, तो याकचाम नृत्य। ठीक है, अब हम लोग 8वें पे आते हैं, है ना। 8वां में एक नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया। कौन सा नृत्य, कालबेलिया। कुछ लोगों को पता भी होगा कि कालबेलिया नामक नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में प्रचलित यह एक नृत्य है। यह जो कालबेलिया नृत्य आप देख रहे हो ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो राजस्थान का यह एक लोक नृत्य है ना। यह कालबेलिया जनजाति में प्रचलित एक लोक नृत्य है। और यह कालबेलिया जनजाति वही जनजाति है जो मुख्य रूप से सपेरे का काम पहले करती थी। किसका काम करती थी बाबू, तो सपेरे का काम करती थी। और इसी कालबेलिया जनजाति द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी इस नृत्य में सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेती है, महिलाएं भाग लेती हैं। और पुरुष क्या करते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष क्या करते हैं बाबू, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, है ना, है ना। वाद्य यंत्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो जाहिर सी बात है सपेरों का नृत्य है, तो मुख्य भूमिका वाद्य यंत्र में किसकी होगी, तो मुख्य भूमिका होगी बीन की। किसकी होगी, बीन की। तो बीन इस नृत्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसे खंजारी और पुंगी के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में महिलाओं की भाव भंगिमा एवं चाल किसके समान होती है, सर्प के समान होती है ना। तो हमें 2-3 पॉइंट यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है कि कालबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान के लोगों द्वारा किया जाता है। और किस जनजाति द्वारा, कालबेलिया जनजाति के द्वारा। और ये वही जनजाति है जो पहले सपेरे का काम करती थी। इस नृत्य में मुख्य रूप से कौन भाग लेती है, तो इस नृत्य में मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती है। और पुरुष क्या करते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजाने का काम करते हैं। और वाद्य यंत्र में भी अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये बीन बजाते हैं, और इसको बीन को खंजारी और पुंगी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कालबेलिया नृत्य को 2010 ईस्वी में, कब, 2010 ईस्वी में बाबू, इस कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 ईस्वी में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया, है ना। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इस कालबेलिया नृत्य को 2010 ईस्वी में शामिल किया गया। अब हम लोग आते हैं 9वें पे। 9वां में क्या है, 9वां में है आपका घूमर, है ना। घूमर जिसे हम लोग कभी कभी धूमर भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन इसका सही नाम क्या होगा, इसका सही नाम होगा घूमर। और घूमर का मतलब क्या होता है, घूमर का मतलब होता है घूमना। क्या होता है, घूमना। और यह नृत्य घूम घूम करके चारों तरफ किया जाता है। अगर इस नृत्य के फिगर को देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका घूमर नृत्य है, यही घूमर नृत्य है ना। महिलाएं घूंघट निकाल करके इस नृत्य को करती है। और हाल फिलहाल में आपको बताना है कि कौन सी मूवी रिलीज हुई थी जहां पर एक रानी ने इस घूमर नृत्य को किया था। तो हमारे हिसाब से वो फिल्म होनी चाहिए पद्मावती। हाँ, वो फिल्म होनी चाहिए पद्मावती, है ना। और पद्मावती फिल्म में इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वो राजस्थान की पृष्ठभूमि में ही फिल्माया गया है। और ये राजस्थान में ही प्रचलित क्या है, लोक नृत्य है ना। तो हम लोग घूमर को देखते हैं, है ना। घूमर राजस्थान में प्रचलित एक परंपरागत लोक नृत्य है। कहाँ पर, राजस्थान में प्रचलित एक परंपरागत लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति में प्रचलित थी, तथा भील जनजाति के लोग मां सरस्वती की आराधना करने के लिए इस नृत्य को करते थे। किसकी आराधना करने के लिए, मां सरस्वती की आराधना करने के लिए इस नृत्य को करते थे। बाद में यह नृत्य पूरे राजस्थान में प्रचलित हो गया। कहाँ पर प्रचलित हो गया, पूरे राजस्थान में प्रचलित हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था बाबू कि घूमर का अर्थ होता है घूमना, है ना। इस नृत्य में मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती है तथा वह घूमते हुए नृत्य करती है। हालांकि जनजातीय समुदाय में प्रचलित घूमर में महिला और पुरुष
दोनों भाग लेते हैं, लेकिन जो सामान्य लोगों में जो यह नृत्य प्रचलन में है तो उसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेती है, तो उसमें मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती है। ठीक है, इस नृत्य में महिलाएं सामान्यतः घूंघट में नृत्य करती है ना। यह नृत्य राजस्थान में विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों में आयोजित किया जाता है और घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है। किसका राजकीय नृत्य है, तो राजस्थान का राजकीय नृत्य आपका क्या है, घूमर है। ठीक है, अब हम लोग अंतिम नृत्य की ओर आते हैं और अंतिम नृत्य का नाम क्या है, कठपुतली, है ना, कठपुतली। और कठपुतली एक ऐसा नृत्य है जिसमें कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता है बल्कि कठपुतलियां भाग लेती है और इस तरह की कठपुतलियां नृत्य करती है ना। तो कठपुतली कहाँ पे प्रचलित नृत्य है, तो यह भी राजस्थान में प्रचलित एक नृत्य है। कहाँ पर, राजस्थान में प्रचलित एक लोक नृत्य है। इसे भट्ट आदिवासी समुदाय, कौन सा आदिवासी समुदाय, तो भट्ट आदिवासी समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। यह नृत्य लोक कथाओं और कहानियों पर आधारित है जिन्हें कठपुतली के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 10 लोक नृत्य, हालांकि 10 लोक नृत्य में 10 में 10 लोक नृत्य नहीं था, इसमें उत्सव भी शामिल है ना। तो ये 10 है। 10 को फिर से क्या क्या हमने देखा, फटाफट देखते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को खुद बनाना है, उसके बाद आंसर कमेंट में देना है। सबसे पहले हमने किसको देखा, बिहू को। बिहू का संबंध किस राज्य से हो गया, बिहू का संबंध हो गया असम से। ओणम का संबंध दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में भी मुख्य रूप से किससे, केरल से। और किस राजा के सम्मान के प्रति, तो राजा बलि, है ना, राजा बलि के सम्मान के प्रति यह मनाया जाता है। हाजोंग जो है, हाजोंग कहाँ पर मनाया जाने वाला लोक नृत्य है बाबू, मेघालय में मनाया जाने वाला लोक नृत्य है ना। और ये हाजोंग जनजाति मेघालय में पाई जाने वाली चौथी बड़ी जनजाति है और ये मेघालय के साथ साथ कहाँ पाई जाती है, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। चौथा हमने देखा पोनुंग, और पोनुंग कहाँ पर मनाया जाने वाला नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है और इसका संबंध भी कहीं ना कहीं फसल से है ना। टप्पू, टप्पू भी अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है और जहां तक टप्पू की बात की जाए तो टप्पू एक युद्ध नृत्य है, इसका संबंध किसी फसल से नहीं है। उसके बाद बम्बू डांस, बम्बू डांस हमने बहुत अच्छे से समझा। बम्बू डांस को चेरब नृत्य भी कहा जाता है और ये कहां पर किया जाने वाला नृत्य है, तो मिजोरम में किया जाने वाला नृत्य है। फिर सातवां में हमने देखा था याकचाम। याकचाम कहां का नृत्य है, तो सिक्किम में भूटिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है याकचाम। और ये याक जो पशु होता है तो उसी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है, उसके महत्व को रेखांकित करता है यह नृत्य, है ना। उसके बाद 8वें नंबर पे हमने क्या देखा बाबू, कालबेलिया, जो राजस्थान में कालबेलिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद हमने देखा 9 में घूमर, यह भी राजस्थान में प्रचलित एक लोक नृत्य है। और नंबर 10 में हमने क्या देखा, कठपुतली, है ना। और यह कठपुतली भी कहाँ प्रचलित एक लोक नृत्य है, राजस्थान में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद फिर आप लोग प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हमने पहला तो बनाया। इस प्रश्न में आपका तीसरा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न ये कहता है कि भोगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। हिंदी महीने यहाँ पे लिखा गया है कि भोगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है, आपको आंसर करना है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यहाँ पे 3 कथन दिया गया है कि ओणम दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार राजा बलि के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर तमिलनाडु में प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो आपको देखना है कि गलती कहाँ पे है इस प्रश्न में, है ना। उसके बाद आपको आंसर करना है। हाजोंग किस राज्य का लोक नृत्य है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, एक बार पढ़ोगे तो बना लोगे। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 5, टप्पू अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित एक लोक नृत्य है। यह नृत्य अच्छी फसल की कामना करने के लिए किया जाता है। आपको देखना है कि इस कथन में कौन सा कथन सही है, सही कथन को पहचानना है। चेरब नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप इसको तुरंत बना दोगे। फिर 7वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याकचाम सिक्किम में प्रचलित एक लोक नृत्य है, यह भूटिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ना। उसके बाद सही कथन को आपको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 घूमर और क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे प्रश्नों को आपको आंसर करना है ना। प्रश्नों को आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 8, छोटा मैं कर देता हूं तो पूरा आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिर 2 और 2
1 है ना। इस तरह से इन सारे प्रश्नों को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट में ये भी बताना है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ न कुछ इसके बारे में कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा अगर आपसे संभव है तब, और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।